हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम वंस अगेन। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, सभी लोग ज्वाइन करेंगे और आज का जो सेशन रहेगा हमारा वेल्डिंग के ऊपर ही है। वेल्डिंग में दोस्तों मैंने आपको बहुत अच्छे डिटेल में आपको समझा दिया सारे के सारे आईएस कोडल रिकमेंडेशन। अगर मैं ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, प्लेट वेल्डिंग के जितने भी रिकमेंडेशन हैं, जितने भी हैं, वो सब आपको याद करने हैं, बार बार उनको पढ़ना है। जैसे कि उसमें इफेक्टिव लेंथ हो गया, मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड हो गया, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड हो गया, थ्रॉट थिकनेस के बारे में, है ना। उसमें आपने देखा था कि किस तरह से आप इफेक्टिव लेंथ निकालते थे, एक्चुअल लेंथ -2s करके, है ना। एंड रिटर्न कितना रखते हैं, मिनिमम एंड रिटर्न कितना रखना है, एंड रिटर्न क्या है इसका, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो सब बातें आपको बताई गई हैं। आपको इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड के बारे में बताया कि अगर आपका डिसकंटिन्यूस, या आप कह सकते हैं कि कोई इंटरमिटेंट वेल्ड है, फिलेट वेल्ड, तो उस दौरान आप स्पेसिंग क्या रखते हो अगर कंप्रेशन में है, और स्पेसिंग की पिच क्या रखते हो, स्पेसिंग मतलब पिच जो अगर टेंशन में है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। उसके बट वेल्ड के टाइप आपको ध्यान रखने दोस्तों, अलग अलग तरह के बट वेल्ड मैंने बताया, जिसमें कि यू, सिंगल यू, डबल यू, जे का टाइप बनाया, रंगल, सिंगल भी, डबल भी, वेवल टाइप, स्क्वाड बट वेल्ड, ये सब बातें आपको बताई हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बट वर्ड के लिए कुछ आईएस कोड रिकमेंडेशन की वजह टी है, जो इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस है कंप्लीट पेनिट्रेशन के लिए आपने टी के बराबर रखना है, थिकनेस ऑफ द थिनर मेंबर के बराबर रखना। अनकंप्लीट के लिए आपको, या आप कह सकते हैं पार्सली पेनिट्रेशन के लिए आपको 5/8 टाइम्स ऑफ द थिकनेस ऑफ द थिनर मेंबर करना होता है। और डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड आपको बताया। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड आपको पता था कि थ्रॉट थिकनेस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, मतलब कि थ्रॉट एरिया, इफेक्टिव एरिया क्या हो जाता था, इफेक्टिव लेंथ एल इंटू थ्रॉट, इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस उसको कह रहे थे, है ना। और इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस इंटू आप क्या कर रहे थे, इंटू आपका यहाँ पर हम ईल्डिंग से काम करते हैं। वेल्ड इफेक्ट फिलेट वेल्ड की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों फिलेट वेल्ड में तो आपका वही हो रहा था, मतलब कि एफ यू अपॉन √3, एल की बात करूँ अपॉन √3 गामा एम डब्ल्यू कर रहे थे। और WSM की बात करें तो दोस्तों वहां पर आपका सिग्मा टाउ वी एफ इंटू एल इंटू थ्रॉट थिकनेस का काम कर रहे थे। थ्रॉट थिकनेस आपका वही के इंटू एस से आप काम कर रहे थे, के का मतलब वही एंगल बिटवीन द फ्यूजन फेसेस इंटू एस साइज ऑफ वेल्ड। बट वेल्ड में दोस्तों आपका एल तो इफेक्टिव लेंथ वही था, इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस अलग था। यहाँ पर के एस का कोई रोल नहीं है, पार्सली पेनिट्रेशन और इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन देखना होता है। और इंटू यहाँ पर हमारा एफ वाई से काम हो रहा था, इल डिस्टेंस से काम हो रहा था, और अपॉन आपको केवल गामा एम डब्ल्यू करना था। गामा एम डब्ल्यू का मतलब पार्सल सेफ्टी फैक्टर फॉर दी वेल्ड मटेरियल, ठीक है। तो इतनी बातें हो चुकी हैं। यहाँ पर कभी कभार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, नाम जरूर याद रखिएगा। कुछ बेसिक क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। नॉर्मली जितने भी आपके न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव एज वेल एज जो सब्जेक्टिव हैं आपको करा चुका हूं, लेकिन जब मैं आपको बाद में, जब एग्जामिनेशन से पहले जब मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा जो जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, तो उस दौरान हम फिर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे कि जो डिजाइन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं थोड़ा बहुत, उनके बारे में भी अलग से बता लेंगे, ठीक है ना। फिलहाल आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने कर दिया है। अभी नोट में जो है थोड़ा सा आपको प्रोसेसिंग पूछा जाती है कि जब आप वेल्डिंग पढ़ाते हैं, डिप्लोमा स्तर की बात है ये, बड़े स्तर पे कम पूछा जाता है, लेकिन डिप्लोमा एग्जाम में किस स्तर पर पूछा जाता है, जैसे जी लेवल के एग्जाम में बताइएगा कि अगर आप वेल्डिंग प्रोसेस कर रहे हैं, कहने का मतलब है वेल्ड ज्वाइंट आप बना रहे हैं, तो क्या क्या प्रोसेसिंग आप करते हैं, कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन सी विधियां हैं, कहने का मतलब वेल्डिंग प्रोसेसेज हम पढ़ रहे हैं। वेल्डिंग प्रोसेस, वेल्डिंग प्रोसेस दोस्तों क्या है ये वेल्डिंग प्रोसेस, इसके बारे में बताते हैं आप। वेल्डिंग प्रोसेस ध्यान से देखना। वेल्डिंग प्रोसेस, ये वेल्डिंग प्रोसेस में दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे वेल्डिंग प्रोसेस में कि पहला काम क्या, मतलब कि पहली, अलग अलग वेल्डिंग तरीके हैं, वेल्डिंग प्रोसेस आप बोल सकते हैं, या वेल्डिंग करने के तरीके आप बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। वेल्डिंग करने के तरीके क्या क्या हैं, अलग अलग तरीके हैं, जिनमें से मैं प्रमुख जो होंगे, फेमस जो होंगे, उन्हीं के नाम दूंगा। जो फेमस होंगे दोनों, उन्हीं के नाम दूंगा। उनमें से सबसे पहला है दोस्तों, जिसमें से पहला है दोस्तों, जैसे आपने नाम सुने भी होंगे, थर्मिट वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, सुना है, उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ आज। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, देखना ध्यान से,
फ्रॉज वेल्डिंग, उसको बोलते हैं फ्रॉज वेल्डिंग, फॉर्ज वेल्डिंग या फ्रॉज वेल्डिंग। तो पहला नंबर है दोस्तों फॉर्ज वेल्डिंग, फर्स्ट फॉर्ज वेल्डिंग। पहला है फॉर्ज वेल्डिंग। इस फॉर्ज वेल्डिंग में करते क्या है हम, ठीक है ना। इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों कि जो मेंबर आपको जोड़ने, ध्यान से सुनते रहिएगा। चलो पहले मैं आपको नाम लिखा देता हूँ, सबके नाम जरूर याद रखिएगा। पहला हो गया फॉर्ज वेल्डिंग, दूसरा हो गया दोस्तों मेटल आर्क वेल्डिंग, या आप कह सकते हैं थर्मिट वेल्डिंग, ऐसा थर्मिट टी एच है, थर्मिट, ठीक है ना, ध्यान रखना, THERMIT, थर्मिट वेल्डिंग, नाम याद कर लो पहले, थर्मिट वेल्डिंग दूसरा, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर। तीसरा नंबर है दोस्तों, तीसरा हो गया आपका, दूसरा हो गया गैस वेल्डिंग। नेक्स्ट आपका तीसरा नंबर, तीसरा हो गया गैस वेल्डिंग। चौथा हो गया दोस्तों, ये टाइप भी आप बोल सकते हैं कि टाइप भी हैं, ये वेल्डिंग के टाइप भी हैं और प्रोसेसिंग भी हैं अलग अलग तरीके से। रेजिस्टेंस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ये हमारा चौथा नंबर रेजिस्टेंस वेल्डिंग। पांचवा नंबर एक और है लास्ट, द लास्ट वेल्डिंग, और वह है मेटल आर्क वेल्डिंग, मेटल आर्क। क्या दोस्तों, तो मेटल आर्क वेल्डिंग हो गई। हॉज वेल्डिंग आपका नेक्स्ट है, थर्मिट वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, और पांचवा है मेटल आर्क वेल्डिंग। पांच नाम है जी, ठीक है, मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है। एक एक चीज को समझना, इसमें समझने का बस फर्क है। थर्मिट वेल्डिंग, फ्रॉज वेल्डिंग को इंग्लिश हिंदी में भी फ्रॉज वेल्डिंग ही कहा जाता है, थर्मिट को थर्मिट कहा जाता है दोस्तों, गैस वेल्डिंग को गैस वेल्डिंग ही कहा जाएगा हिंदी में। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इसको प्रतिरोध वेल्डिंग कहेंगे, रेजिस्टेंस को प्रतिरोध कहा जाता है तो प्रतिरोध वेल्डिंग। मेटल आर्क वेल्डिंग, धातु आर्क वेल्डिंग इसको कहा जाता है। तो ये है आपके हिंदी नाम भी, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले फ्रॉज वेल्डिंग को समझना है। इसमें क्या करेंगे, जो दो मेंबर आपको जुड़ने हैं, जब सपोज दैट आपको एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है, दो प्लेट को जोड़ना है, दो प्लेट को जोड़ना है, ये बहुत सिंपल है, दो प्लेट को जोड़ना है। इसमें क्या करेंगे, दोनों प्लेट को पहले गर्म करेंगे, दोनों प्लेट को आप गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद मैकेनिकल माध्यम से उसको प्रेशराइज करेंगे, प्रेशराइज कर देंगे तो वेल्डिंग हो गई। कहने का मतलब है, अगर आपके पास दो मेंबर ऐसे जोड़ना है, ये दो मेंबर जोड़ने हैं, तो आप क्या करेंगे, दोनों को हीट करेंगे, गर्म करेंगे, और जब गर्म हो जाएंगे तो इनको प्रेशराइज करके इनको जोड़ दिया जाएगा। तो एक फ्रॉज वेल्डिंग, ये बहुत सिंपल है। थर्मिट वेल्डिंग क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के मिश्रण को यूज करते हैं। थर्मिट वेल्डिंग में एल्यूमिनियम ऑक्साइड और, कहने का मतलब है यहाँ पर दो चीजें यूज होंगी, पूछा भी जाता है। थर्मिट वेल्डिंग में आपका लो अयस्क, कहने का मतलब है आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के मिक्सर को यूज किया जाएगा। कहने का मतलब है, आप क्या बोलेंगे, सबसे पहले आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम, लिख देता हूं मैं, चलो, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, इन दोनों के मिश्रण को, एलॉय ऑफ आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के मिक्सर को मिलाकर फ्यूजन बनाया जाता है। और उसके बाद इसमें क्या करा जाता है, दोनों मिश्रण के माध्यम से, जैसे कि दो प्लेट हैं, दोनों प्लेट में इन दोनों का मिश्रण करके फ्यूजन बना के फिर उसमें जो है उसको एडिशन करके चिपका, मतलब कि हीट करके फिर उसको कर दिया जाता है। एक ये भी तरीका है थर्मिट वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग क्या है दोस्तों, गैस वेल्डिंग क्या होता है, ये ऑक्सी एसिटिलीन की गैस के द्वारा, इस गैस का नाम पूछा जाता है आपसे, ऑक्सी एसिटिलीन गैस, ऑक्सी एसिटिलीन, एसिटिलीन गैस, ऑक्सी एसिटिलीन, एक्सिटिलीन गैस दोस्तों।
आपसे बोला जाएगा कि गैस, जैसे आपने देखा भी होगा जनरली जब आप कभी रेलिंग रूलिंग बनाते हैं अपने घरों में, एक तो नॉर्मल गैस नॉर्मल वेल्डिंग होती है आपकी, फ्रॉस्ट वेल्डिंग या थर्मिट वेल्डिंग, लेकिन एक आपकी गैस वेल्डिंग स्पेशल वेल्डिंग होती है। उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे आपका माना कि आप लोहे की नहीं स्टील की, लोहा अलग होता है बेटा, और ध्यान रखिएगा स्टील अलग होता है। स्टील की जैसे क्रोमियम वाला स्टील है, बहुत स्मूथ है, बहुत रिफाइंड स्टील है, उसमें वेल्डिंग के लिए इसको यूज करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि ऑक्सी एसिटिलीन की जो फ्लेम होती है उसकी मदद से इसको गर्म करके जोड़ों को जोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब है अगर मैं गैस वेल्डिंग की बात करूं तो इस विधि में क्या करते हैं हम, जो भी मेंबर होंगे उनके जो सिरे होंगे उनको ऑक्सी एसिटिलीन की फ्लेम से रेड होने तक गर्म किया जाएगा, और गर्म होने के बाद उसको पिघलाकर सटे हुए सिरों को फैला दिया जाता है, और उसके बाद क्या करते हैं फ्यूजन फ्यूजन छोटा मोटा फ्यूजन फ्यूजन लगा के उसको जोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि कौन सी गैस वो होती है, तो वो गैस होती है ऑक्सी एसिटिलीन गैस के फ्लेम की मदद से, फ्लेम मतलब ज्वाला, उसकी मदद से हम इसको क्या करते हैं वेल्डिंग करते हैं। एक आता है रजिस्टेंस वेल्डिंग, ये भी सिंपल है। रजिस्टेंस में क्या करेंगे हम, सबसे पहले दो जो सिरे होंगे, दो सिरे होंगे उसमें करंट प्रोड्यूस कराएंगे, करंट प्रोड्यूस कराएंगे, रेजिस्टेंस देंगे। अब करंट प्रोड्यूस कराएंगे दोस्तों, उससे टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहां पर उच्च दाब की जो है मतलब कि हाई प्रेशर देंगे तो आपका वेल्डिंग हो गई। कहने का मतलब है यहाँ पर हम सबसे पहले करंट प्रोड्यूस कराएंगे, करंट प्रोड्यूस कराएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और उसी को जाके हमारा क्या होगा यहाँ पर रेजिस्टेंट वेल्डिंग भी हो गई, तो ये भी काम खत्म। अब आते हैं मेटल आर्क वेल्डिंग। मेटल आर्क वेल्डिंग क्या होता है? मेटल आर्क वेल्डिंग में दोस्तों इसको आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा मेटल आर्क वेल्डिंग को, मेटल आर्क वेल्डिंग इसी को मेटल आर्क वेल्डिंग को इट इज आल्सो नोन एज आल्सो नोन एज मैं यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन आता है ना भाई, इनके टाइप याद आना, पूछा जाएगा विच इज नॉट द प्रोसेसिंग और टाइप ऑफ द वेल्डिंग। वहां पर चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा देगा जो उठपटांग होगा इनमें से, और आपको अगर पता है इन पांचों के नाम भी पता है तब भी काम हो जाएगा। और इसमें जैसे गैस वेल्डिंग में इसकी गैस इंपॉर्टेंट हो गई, थर्मिट वेल्डिंग में किन दो चीजों का मिक्सर रहता है तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है ना। तो इस तरह से मेटल आर्क वेल्डिंग में थोड़ा सा फिगर देख लो। मेटल आर्क वेल्डिंग को आप क्या कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल विद्युत जिसको आप कहते हैं, विद्युत इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग ही कहा इसको। ठीक है ना, याद रखोगे, रखेंगे सर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग भी इसको बुलाया जाता है। चलिए अब इसमें प्रोसेसिंग कैसे होती है, क्या इसमें काम होता है, वो सारी बता दे देंगे आपको बात। आपने देखा भी होगा कि जैसे कोई मेंबर है, सपोज दैट ऐसा जोड़ना है, क्या दोस्तों दो मेंबर आप इसको ना, एक मेंबर ये है और एक मेंबर, इनको जोड़ना है आपको, दोनों को जोड़ रहे हैं मान लेते हैं। आप क्या करोगे दोस्तों, होगा क्या, एक इलेक्ट्रिक सोर्स होगा यहाँ पर, इधर क्या होगा एक इलेक्ट्रिक होगा यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक सोर्स होगा दोस्तों, इज द इलेक्ट्रिक सोर्स। क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक सोर्स होगा एक साइड, क्या है एक इलेक्ट्रिक सोर्स। अब इस इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट होगा, यहाँ पर ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक सोर्स से यहाँ पर एक कनेक्ट होगी रॉड, और इस रॉड को बोला जाएगा लेड की रॉड, इस तरह से कनेक्ट होगी। क्या है एक्चुअली में ये लेड है, क्या है दोस्तों लेड है, ठीक है? और इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक सोर्स। ये क्या है, ये दोस्तों इलेक्ट्रिक, कुछ इस तरह से मैकेनिज्म रहता है इसमें। ये आपको थोड़ा सा फिगर में ध्यान ध्यान थोड़ा सा ध्यान से देखना है बस, और कोई बहुत ज़्यादा लोड नहीं लगाना है इसमें, लोड नहीं डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक आपने देखा भी होगा शायद, या नहीं देखा है, रॉड होती है पतली, रॉड होती है एक पतली सी एक रॉड होगी, एक पतली सी रॉड होगी जिसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं दोस्तों,
एक पतली सी रॉड होगी, उस रॉड को बोला जाएगा इलेक्ट्रोड। ऐसा पतली सी रॉड होगी जिसको क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोड। अभी ये इलेक्ट्रोड जो है कनेक्ट होगी इस इलेक्ट्रिकल सोर्स से, लेड की मदद से होगी। कहने का मतलब कैसे कनेक्ट होगी, ऐसा कनेक्ट होगी ना। ऐसे कुछ ठीक है, कैसे कनेक्ट होगी। और ये क्या है दोस्तों, ये आर्क वेल्डिंग हो रही है। क्या है, आर्क वेल्डिंग हो रही है, बात को ध्यान रखिए। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। ये जो ना इलेक्ट्रोड है भाई, ये आपका इलेक्ट्रोड। देखा नहीं देखा आपने कहीं, कोई फील हो रहा है, कोई कहीं देखा होगा आपने जीवन में अपने, इलेक्ट्रोड कहलाता है इलेक्ट्रोड। और ये आर्क कहलाता है, ये वाला जो पोर्शन है ये आर्क कहलाता है। तो और ये लेड है, अगेन ये भी लेड है, केबल है। Metal arc welding also known as electric arc welding, और this is the electric source is the lead, again lead, and this is the electrode। इस तरह से काम होता है इसमें, मतलब कि ये है कुछ मैकेनिज्म, है ना, क्लियर है। इसमें होता क्या होगा दोस्तों कि जो आपका इलेक्ट्रिक आर्क है, इलेक्ट्रिक आर्क के द्वारा हीट डेवलप की जाती है। जो इलेक्ट्रिक आर्क है ना, ये इलेक्ट्रिक आर्क जो है ये, इसमें करंट प्रोड्यूस किया जा रहा है और उसके बाद यहाँ पर हीट प्रोड्यूस करी जाएगी इसके द्वारा। और इस हीट इलेक्ट्रिक आर्क के द्वारा जो भी आपका मेटल होगा, जो भी आपका मेटल है उस पर हीट देने के बाद, मतलब कि मेटल के इलेक्ट्रोड जो होंगे, इलेक्ट्रोड है उस पर हीट उत्पन्न की जाएगी, है ना। और वहां पर जो ज्वाइंट होंगे, मतलब जिसको जोड़ना होगा हमें, उसको पिघला कर, उसको पिघला करके, है ना, उसको पिघला करके हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि ये दो ज्वाइंट हमें जोड़ने हैं, सपोज दैट ये बता देता हूँ, दो ज्वाइंट हमें जोड़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रो आर्क मतलब यहाँ से हम इलेक्ट्रिक सोर्स से इस आर्क की मदद से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड में गर्म कर रहे हैं, उसको हीट कर रहे हैं। अब हीट कर रहे हैं तो जैसे मान लेते हैं ये इलेक्ट्रोड है, तो हम क्या करेंगे, इस ज्वाइंट को पिघला करके थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा सा स्टील को पिघला करके, आयरन को पिघला करके यहाँ पर फ्यूजन बना दिया, और उसको हम क्या कर रहे हैं, हमने देखा भी होगा वेल्डिंग करते हुए, देखा हुआ है, वही है। इलेक्ट्रोड पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड और जो आपका मेटल पीस है जिसको आपको जोड़ना है, तो हीट प्रोड्यूस करके पिघला करके जोड़ देते हैं। ऐसा काम चलता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर, सिंपल है, कोई बहुत बड़ा लॉजिक भी नहीं है। ये है दोस्तों आपका वेल्डिंग प्रोसेस जो हमने आपको बताया। यहाँ पर सभी बातें खत्म हो जाती हैं जी वेल्डिंग की। मुझे लगता है कि इसके बाद आपको कोई भी चीज़ यहाँ पर बचता है। हाँ, ये बात सच है, अभी तक आप जब आप देखो, हम दोनों तरीके से पढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, एसएससी जेई की बात करें या जे लेवल के जो मेंस का एग्जाम होता है, या अगर हम बात करें किसी डिप्लोमा लेवल की या किसी हम ए लेवल की बात करें, तो मेंस के एग्जाम के लिए थोड़ा सा मेंस के क्वेश्चनों पर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है भाई, इतना ही फर्क होता है। कई लोग स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि सर हम मेंस की पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हैं या मेंस के लिए अलग पढ़ाई करनी पड़ेगी, बेटा नहीं। मेंस के लिए हाँ, देखो आप मेंस पढ़ो या एसएससी पढ़ो, कोई भी एग्जाम का, ए जे जो भी है, आपको एक बार दिमाग में सारा का सारा थ्योरी वाला पोर्शन कवर अप होना चाहिए। थ्योरी को टैकल करना आपको आना चाहिए हर एक चैप्टर का। जैसे आपने देखा पिछला रिबेट पढ़ा आपने, रिबेट की कंप्लीट जानकारी होगी आपको, इवन न्यूमेरिकल जितनी जरूरत थी आपको पढ़ लिया आपने। वेल्डिंग है, वेल्डिंग को आपने दो इंपॉर्टेंट वेल्डिंग थी उसके बारे में जान लिया, प्लग वेल्डिंग, स्लॉट वेल्ड के बारे में जान लिया, सारे के सारे हथकंडे आपने जान लिए। तो यही तो तरीका होता है, आप दोनों तरीके से पढ़ रहे हैं, मतलब मेंस एज वेल एज प्री, दोनों एग्जामिनेशन को टैकल करते हुए पढ़ रहे हैं। लेकिन इसके बाद एक पॉइंट मैं आपके दिमाग में और बिठाना चाहूंगा, स्पेशली जब आप कभी मेंस की तैयारी करते हैं, ये तो आपका क्लियर है, आप कहने का मतलब आप 80 से 85% कवर अप कर चुके हैं, लेकिन जो 10-5% जो बात होती है वो आपको एडिशनल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने होते हैं। जैसे कि मेंस में आए हुए जो भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं, मान लेते हैं एसएससी कर रहे हैं तो एसएससी के मेंस के क्वेश्चन करने पड़ते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा एडिशनल एफर्ट लगाना पड़ता है। लेकिन वो एडिशनल एफर्ट आपका जो 70-75% का जो कवर अप है, 80% लगभग वो यहाँ से हो चुका है। मेंस की बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव के लिए 100% आप कर चुके हैं, है ना, समझ रहे हो भाई, इतना फर्क रहता है और कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो समझदार आप, इतना बुनियाद तो आप बना चुके हो।
अब बना भी दोगे बहुत अच्छे से, टेंशन नहीं लेना कहीं से। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जिसकी हम बात करेंगे आज, बोल्टेड कनेक्शन। कनेक्शन का थर्ड पार्ट हमारा होगा आज शुरू, जिसको हम कहेंगे बोल्टेड कनेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारा आज का क्लास बोल्टेड कनेक्शन। आज हम बोल्टेड कनेक्शन की बात करेंगे, या बोल्ट ज्वाइंट की बात करेंगे, और या बोल्ट की बात कर लेते हैं। बोल्टेड कनेक्शन कहने का मतलब यहाँ पर हम बोल्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। बोल्टेड कनेक्शन यहाँ पर हम दोस्तों बोल्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है जी, कोई समस्या? तो बोल्टेड कनेक्शन पढ़ लेते हैं भाई, ठीक है। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आज हम वोल्टेज कनेक्शन को स्टार्ट करेंगे। वोल्टेज कनेक्शन में दोस्तों होता क्या है, सबसे पहली बात तो हम पढ़ क्या रहे हैं, हम कनेक्शन के टाइप पढ़ रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर इसमें वोल्टेज कनेक्शन में आपको कंप्लीटली फील होने वाला है, मतलब कि वोल्टेज कनेक्शन में आपको कंप्लीटली फील आने वाला है रिबेटेड कनेक्शन वाला। कहने का मतलब है आपको पूरा का पूरा फील जो होने वाला है इसमें भी रिबेटेड कनेक्शन की तरह होने वाला है। इसीलिए मैंने बोल्टिंग रिबेटिंग के बाद डायरेक्टली वेल्डिंग कराया, बोल्ट नहीं कराया, क्योंकि एक तरह से जो रिबेट की थोड़ा बहुत बातें भूल भी गई हैं, वो फिर से रिवाइज भी हो जाएंगे इसमें, ठीक है। इसलिए मैं बीच में वेल्डिंग डाल देता हूँ, फिर जाके बोल्ट करता हूँ। दोस्तों ये एक मेटल पिन है, बोल्ट कनेक्शन क्या है, एक मेटल पिन है, और एक आप कह सकते हैं ये टेम्पररी भी है। एक टेम्पररी कनेक्शन में भी इसको गिना जाता है, क्यों? क्योंकि दोस्तों बोल्ट क्या होता है कि आप उसको टाइटन भी कर सकते हैं, उसको टाइटन भी कर सकते हैं, और चाहे तो उसको समय के अनुसार जब आपको जरूरत नहीं है तो उसको रिलीज भी कर सकते हैं, इसलिए इसको टेम्पररी ज्वाइंट में गिना जाता है। और दोस्तों टेम्पररी ज्वाइंट में गिनने का कारण क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे, और इस फिगर से ही आपका क्रिस्टली क्लियर हो जाएंगी बातें, इस फिगर से ही आपका क्रिस्टली क्लियर हो जाएंगी बातें। बिल्कुल देखते रहो, मजा आने वाला है। ये क्या बना दिया सर आपने? ये है सर बोल्ट, क्या में ले रहे हो क्या हमका? ये है जी बोल्ट। ऐसा कैसे सर? ऐसा तो बोल्ट हमने देखा ही नहीं। दिखाते हैं आपको, काहे नहीं देखा यार। गजब हो गया। ये बोल्ट ना, ये है आपका बोल्ट। और दोस्तों ये जो बोल्ट है ना, इस बोल्ट को हल्के में मत लेना। बोल्ट में आपको थ्रेडिंग भी दिखेगी नीचे ऐसे, थ्रेडिंग भी थ्रेडिंग भी दिखेगी। ऐसे थ्रेडिंग भी दिखेगी यार। ऐसे थ्रेडिंग दिखेगी, अब फील हो रहा होगा। दोस्तों यहाँ पर बोल्ट क्या एक मेटल पिन है, जहां पर आपका हेड होगा टॉप में, है ना। टैंक होगा, टैंक होगा, उसको शैंक बोला जाएगा, है ना।
ठीक है, कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पर बोल्ट जो है एक मेटल पिन है। बोल्ट क्या है? एक मेटल पिन है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, दिस इज द बोल्ट कनेक्शन, बोल्टेड कनेक्शन। यहाँ पर एक पॉइंट लिख रहा हूँ, बोल्ट इज सबसे एक पहला पॉइंट जो होगा इसमें जुड़ता हुआ, अब बोल्ट इज अ मेटल पिन। क्या है? जो बोल्ट है एक मेटल का पिन है। बोल्ट इज अ बोल्ट इज अ मेटल पिन, सबसे पहला पॉइंट। एक क्या है? मेटल पिन है। ओके, मेटल पिन है। इसके सबसे ऊपर में क्या है? हेड है, विद विद हेड एट दी with the head at one end, with the head at one end। एक सिरे पर आप हेड पा रहे हैं, इसको हेड बोला गया है। जैसे कि रिबेट में हो रहा था, है ना, वन हैंड, हैंड हैंड। शैंक उसको बोला जाता है। शैंक थ्रेडेड किया जा रहा है, थ्रेड किया जा रहा है, थ्रेडेड शैंक, थ्रेडेड एट द अदर एंड, थ्रेडेड एट द अदर एंड। समझ रहे हो बात को? दूसरे सिरे पर जो शैंक था, शैंक जिसको आप बॉडी भी कह रहे थे, उसको क्या किया जा रहा है? थ्रेडेड किया जा रहा है, ठीक है ना। शैंक एट द अदर एंड टू रिसीव अ नट, टू रिसीव टू रिसीव अ नट। यहाँ पर पूरी डेफिनेशन आपकी बोर्ड से रिलेटेड हो चुकी है दोस्तों। हुआ क्या है, हमने देखा भी होगा, आपने लोगों ने एनालाइज किया हो रहा होगा। बोर्ड क्या होता है दोस्तों? इस पोर्शन को आपका हेड बोला जा रहा है, बहुत बढ़िया जी, ये हेड है। और इस पोर्शन को आपको शैंक बोला जा रहा है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और दोस्तों यही जो शैंक पोर्शन है, इसी को तो आप क्या कह रहे हैं? सैंड नहीं है, शैंक है, SHA, सही कर दो, शैंक। थ्रेडेड, शैंक इज थ्रेडेड ऑन दी अदर एंड। पहला एंड तो आपका हेड से बना है ये मेटल पिन, और जो दूसरा सिरा है वो आपका शैंक है, लेकिन शैंक को थ्रेडेड किया जा रहा है, आप देख पा रहे हैं, थ्रेडेड किया जा रहा है। और दोस्तों थ्रेडेड क्यों किया जा रहा है? क्योंकि थ्रेडेड इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जिससे कि हम नट को रिसीव कर पाए। जैसे कि आपने देखा होगा, बोल्ट देखा होगा, ऊपर तो आपका हेड हो गया, जैसे मैं यहाँ पर हेड बना देता हूँ, ठीक है ना। जब आप बोल्ट कहते हो तो ये बोल्ट आप जब इसमें रिलीज करते हो, मतलब कि बोल्ट को जब टाइटन करते हो, तो नीचे से आपका, नीचे से क्या होता है, जैसे प्लेट है, ये प्लेट फंस गई, प्लेट फंस गई, हेड है, देखो ध्यान से। नीचे से आप क्या करते हैं? नट को भी, मतलब कि जब आप ऊपर टाइटन करते हो तो नट भी टाइट हो जाता है, उसके साथ साथ नट भी क्या हो रहा होता है? टाइटन हो रहा होता है, ठीक है। ठीक, तो कहने का मतलब है यहाँ पर एक साइड तो हमारा क्या हो गया? हेड हो गया, एक साइड तो हो गया हेड, और दूसरी साइड शैंक को ही थ्रेडेड किया जा रहा है। कहने का मतलब उसको हम कहते हैं दोस्तों एरिया एट द रूट ऑफ थ्रेड, उसको बोला जाता है। क्या कहते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि दोस्तों यहां पर एरिया के लेंगे तो इसको बोला जाता है एरिया एट द रूट ऑफ थ्रेड। थ्रेड के रूट पर, जड़ पर जो एरिया होगा, इसको डिस्कस किया जाता है दोस्तों ANB से। और दोस्तों जो शैंक का एरिया होगा उसको हम कहेंगे ASB के। कहने का मतलब शैंक एरिया को तो हम डिस्कस करेंगे ASB से। ध्यान रखिएगा, सारे टर्मिनोलॉजी जितने भी आपको बता रहा हूं, सारी की सारी जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वो सारी आपको काम आएगी, इसलिए ध्यान से देखते रहो। शैंक एरिया हो गया दोस्तों ASB। एरिया एट द रूट ऑफ द थ्रेड, जिसको हम डिस्कस करेंगे दोस्तों ANB से। दोनों ये शब्द ध्यान से सुनिएगा, एक हो गया आपका ASB और एक हो गया ANB, दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप ध्यान से बताओगे कौन सा कम होगा? अगर आप ध्यान से देखें, दोनों में से कम एरिया कौन सा है भाई? जब हम थ्रेड कटाएंगे, तब थ्रेड कटाएंगे, जैसे पूरा गोला है, ये पूरा शैंक एरिया है, जब हम थ्रेड कटेंगे तो ये जो मेटल पीस है कुछ कटिंग होगा ना, भले यहाँ पर आपको पूरा दिख रहा होगा लेकिन कट हो रहा होगा। अगर आपने कभी बोर्ड देखा हो तो बोर्ड का जो निचला हिस्सा हो जहाँ पर नट जो है रिसीव होता है दोस्तों, वहां पर आपका एरिया थोड़ा कम होता है। कहने का मतलब ANB जो होगा, एरिया एट द रूट ऑफ थ्रेड, या नेट एरिया भी आप कह सकते हैं इसको, तो ये दोस्तों कम होगा। और वो कितना कम होगा? कोड ये कहता है, IS कोड ये कहता है कि ANB जो लिया जाएगा 0.78 टाइम्स ऑफ ASB लिया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर लिख रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज की इस स्लाइड से, पहला ही जो स्लाइड आप देख रहे हैं, पहला इस बोर्ड पर, इससे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो एग्जाम का है वो है ASB। दिस इज द एरिया एट द रूट ऑफ थ्रेड, टेकन एज
0.78 टाइम्स ऑफ, नहीं, ए एन बी, एरिया एट द रूट ऑफ द थ्रेड ए एन बी दिस इक्वल टू 0.78 टाइम्स ऑफ ए एस बी। और ए एस बी का मतलब है दोस्तों एरिया ऑफ शैंक या शैंक एरिया। क्या बोलेंगे इसको? शैंक एरिया इसको बोलेंगे दोस्तों। यहाँ पर मैं इसको क्या कर देता हूँ, डब्बे में बंद कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर कुछ तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से बंद किया जाएगा दोस्तों। ए एन बी दिस इक्वल टू 0.78 टाइम्स ऑफ ए एस बी, ए एन बी दिस इज इक्वल टू 0.78 टाइम्स ऑफ ए एस बी। इस तरह से लिया जाएगा ये, ठीक है। तो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, अ बोल्ट इज द मेटल पिन विद द हेड एट द वन एंड एंड द शैंक थ्रेड हेड एट द अदर एंड। दूसरे एंड पर किया जा रहा है, शैंक को थ्रेड किया जा रहा है टू रिसीव अ नट, जो नट रिसीव, नट यहाँ पर लगाया जाएगा नीचे से। तो तभी तो भाई आप केवल बोल्ट मतलब कि हेड और थ्रेड के भरोसे रहोगे तो हो जाएगा नहीं, नीचे से आपको नेट भी लगाना पड़ेगा, वो भी तुम्हारा क्या होता है, टाइटन हो जाता है। कहने का मतलब परफेक्ट ज्वाइंट बन पाएगा। तो हमने यहाँ पर दोस्तों अभी तक सीखा कि ए एन बी जो लेंगे हम 0.78 टाइम्स ऑफ ए एस बी लेंगे। अभी तक का बस इतना ही हमने सीखा है, और इस बात को आगे हमारे पास कई दफा इसकी जरूरत पड़ेगी। चलिए फिर डिस्कस करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ बोल्ट, बोल्ट के बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ बोल्ट के बारे में थोड़ा सा नाम जरूर याद रखिएगा भाई। सबसे पहला जो सवाल है टाइप्स ऑफ बोल्ट में, आप नाम जरूर याद करिएगा, और नाम से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि पहला जो बेसिक क्वेश्चन बनेगा नाम से बनेगा। चार टाइप दे देगा अलग अलग नाम से, बोलेगा विच इज नॉट द टाइप ऑफ द बोल्ट, ध्यान रखिएगा। तो पहला टाइप जो होता है दोस्तों, पहला टाइप जो आता है टाइप्स ऑफ बोल्ट या वेरियस टाइप्स ऑफ बोल्ट, पहला आता है जिसको हम कहते हैं ब्लैक बोल्ट। सुना भी नहीं होगा आपने शायद। पहला जो टाइप है दोस्तों जिसका नाम है ब्लैक बोल्ट, ब्लैक बोल्ट। हमने ब्लैक बोर्ड तो सुना था लेकिन ब्लैक बोल्ट ना सुना। स्कूलों में ब्लैक बोर्ड तो सुना था जिसमें मास्टर जी लिखते थे, लेकिन ब्लैक बोल्ट ना सुना जी। तो दोस्तों ये ब्लैक बोल्ट है ना कि बोर्ड है, ये दिस इज द ब्लैक बोर्ड। और ब्लैक बोर्ड किसको कहा जाता है जानते हो? ऑर्डिनरी बोल्ट को, इसी को बोला जाता है दोस्तों ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी बोल्ट। और इसी को सबसे मजेदार बात है, इसी को बोला जाता है दोस्तों अनफिनिश्ड बोल्ट, को बोला जाता है अनफिनिश्ड बोल्ट। तो ये तीन नामकरण है इसके, तीन नाम का धनी आदमी है। कहने का मतलब ये क्या है उसके बारे में तो थोड़ा सा जानेंगे, लेकिन पहले नाम बस जान लीजिएगा। दूसरा आता है दोस्तों, पहला हो गया ब्लैक बोर्ड, इसी को बोला जा रहा है ऑर्डिनरी बोर्ड, और इसी को बोला जा रहा है अनफिनिश्ड बोर्ड। दूसरा आता है दोस्तों टर्न बोर्ड, TURNED, टर्न बोल्ट। दूसरा नामकरण हम करेंगे दोस्तों, थर्ड नेम दूसरा है टर्न बोल्ट के बाद दूसरा नाम पर हम देंगे होगा आपका हाई स्ट्रेंथ बोल्ट। क्या होगा? हाई स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट, स्ट्रेंथ बोल्ट, ठीक है, हाई स्ट्रेंथ। नेक्स्ट हमारा दोस्तों यहाँ पर चौथा, नहीं तीसरा, अब ये तीन तीन ही है वैसे तो बोर्ड जो आपके मेनली है यही आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। बोर्ड के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहला हमारा ब्लैक बोर्ड, जिसी को बोला जाता है ऑर्डिनरी बोर्ड, और इसी को अनफिनिश्ड बोर्ड भी कहते हैं। और दूसरा है टर्न बोर्ड, और तीसरा है हाई स्ट्रेंथ बोर्ड। और इसी में हम पढ़ेंगे, इस हाई स्ट्रेंथ बोर्ड में ही हम पढ़ते हैं क्या, HSFG,
इसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, शायद नाम जरूर सुना होगा आपने, HSFG। दोस्तों पहले तक क्या होता था, मैं आपको एक बात और बता दूं इंपॉर्टेंट। पहले तक क्या होता था कि जैसे कि डिप्लोमा एग्जाम हो गए या कोई जेईई के जो भी एग्जाम होते हैं, ज़्यादातर उसमें बोर्ड नहीं पूछा जा रहा था, कम पूछा जा रहा था, बहुत कम पूछा जा रहा था। लेकिन जब से लिमिट स्टेट मेथड का प्रचलन हुआ है शुरू, तो आप जेई एग्जाम की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की बात करें, एसएसजेई की बात करें, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के जे या ए जो भी एग्जाम की बात करें, तो बोर्ड खूब पूछा जा रहा है, जगह अच्छा पूछा जा रहा है। इसलिए बोर्ड जो है अब आपका सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है। इसलिए बोल्टेड कनेक्शन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी आप छोड़ नहीं सकते। इसलिए जितनी भी बातें आपको बोल्टेड कनेक्शन की बताऊंगा वो सब इंपॉर्टेंट होंगी। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन बेटा इससे बनता है कि जो थ्रेड एरिया लिया जाता है वो कितना लिया जाता है टोटल सैंक एरिया का, तो 0.78 टाइम। दूसरा, इन तीनों के नाम जरूर याद करिएगा। और इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे HSFG के बारे में। और दोस्तों ये HSFG एक सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम आया हुआ है, एसएससी वगैरह में आया हुआ है। HSFG दोस्तों इंपॉर्टेंट है, हम बताएंगे उसके बारे में, टेंशन न लो। इसका नाम होता है दोस्तों हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन बोर्ड। जो HSFG है इसका नाम होता है हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन बोर्ड। और ये क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। लेकिन सबसे पहला जो हमारा एम है वो ये है, फर्स्ट बोल्ट जो हमारा है फर्स्ट, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। कहने का मतलब पहला जो हमारा तरीका रहेगा ऑर्डिनरी बोल्ट और ब्लैक बोल्ट के बारे में रहेगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारे जो नॉर्मल बोल्ट होते हैं जनरली जो हम यूज करते हैं वो है हमारा ऑर्डिनरी बोल्ट। चलेगा जी, ऑर्डिनरी बोल्ट। और दोस्तों इसी का ही नाम तो हमने कहा था ब्लैक बोल्ट। लॉक लिखा जा रहा है, ब्लैक है वो, LAC के ब्लैक बोल्ट। और इसी को तो कहा जा रहा था दोस्तों अनफिनिश्ड बोल्ट, अनफिनिश्ड बोल्ट। तो ये तीन नाम इसी के हैं दोस्तों। अब देखिएगा इससे क्वेश्चन क्या आया है। अब मैं आपको बता भी दूं कि कितने सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन आया है। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये कितने सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन आया है। ध्यान से देखना कितने सारे एग्जामों में आया हुआ है, ध्यान से देखते रहना। और चाहे तो आप उसके एग्जाम को खंगाल लेना कि हाँ सही, कहीं गुरुजी गोली तो नहीं दे रहे हैं। नहीं बेटा, देखो जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ अभी देखो, इसी 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 से। इट इज द लिस्ट एक्सपेंसिव बोर्ड। सबसे पहली बात इससे जुड़ी हुई, इट इज द लिस्ट एक्सपेंसिव बोर्ड, सबसे सस्ता है, मतलब सभी बोर्ड में से सबसे सस्ता। इट इज द लिस्ट या लेस, या आप लिस्ट कह सकते हैं, लिस्ट एक्सपेंसिव। सबसे पहला पॉइंट, दिस इज द लिस्ट एक्सपेंसिव बोर्ड, मतलब सभी बोर्ड्स में से आपका सबसे सस्ता बोर्ड होगा ये। यूज फॉर द लाइट स्ट्रक्चर, यूज फॉर द लाइट स्ट्रक्चर, हल्के स्ट्रक्चर के लिए। यूज फॉर द लाइट स्ट्रक्चर, ध्यान रखिएगा लाइट स्ट्रक्चर के लिए यूज करेंगे। Ordinary board, black board, unfinished board, it is the least for expensive board. It is used for the light structure board। दोस्तों ये क्या है, आपके लाइट स्ट्रक्चर जो है आपका, मतलब कि काफी हल्के स्ट्रक्चर जो उनके लिए यूज किया जाएगा। कहने का मतलब है यूज फॉर द लाइट स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू स्टैटिक लोड, सब्जेक्टेड टू, लिख देता हूं पूरा, सब्जेक्टेड टू स्टैटिक, स्टैटिक लोड, स्टेबल लोड जिसको कह सकते हैं, स्टैटिक लोड एंड स्टैटिक लोड एंड स्टैटिक लोड, बस यहाँ पे लिखो। नेक्स्ट एक और पॉइंट, इसको हम यूज करते हैं जैसे कि पर्लिन हो गया, ब्रेसिंग हो गया, है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको यूज कहाँ पर करेंगे, सेकेंडरी मेंबर पर करेंगे। यूज फॉर सेकेंडरी मेंबर, यूज फॉर सेकेंडरी मेंबर। अब सेकेंडरी मेंबर में क्या आते हैं, सेकेंडरी मेंबर में आते हैं जैसे कि लाइक सेकेंडरी मेंबर में जैसे कि आपका पर्लिन्स हो गए, हम पढ़ेंगे ट्रस में, पर्लिन्स हो गए, ब्रेसिंग हो गया, जब हम कंप्रेशन मेंबर पढ़ेंगे वहां पर लेसिंग ब्रेसिंग पढ़ेंगे, पर्लिंग हो गया, ब्रेसिंग हो गया, उन जगहों पर इसको यूज करेंगे दोस्तों, एक्सेट्रा। उन जगहों पर आप क्या करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा इस बोल्ट को, जो ये बोल्ट है इसको, ये तो चलो रिकमेंडेशन है, यहाँ इस जगह पे पहले तो लिस्ट एक्सपेंसिव है, लाइट स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू स्टैटिक लोड, यूज फॉर द सेकेंडरी मेंबर लाइक पर्लिन्स, ब्रेसिंग सिस्टम, कंप्रेशन मेंबर में आता है ब्रेसिंग, ठीक है ना, पढ़ेंगे उसको।
लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल यह है कि इसको यूज कहाँ पर नहीं करना है। नॉट रिकमेंडेड फॉर द कनेक्शन सब्जेक्टेड टू इम्पैक्ट लोड। कहने का मतलब है दोस्तों, ऑर्डिनरी ग्रेड से इंपॉर्टेंट सवाल ये जुड़ता है। इट इज नॉट रिकमेंडेड, ध्यान रखिएगा, कोड जो है इसको रिकमेंड नहीं करता है। इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर कमेंडेड फॉर, कहने का मतलब है इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर, कहां पर रिकमेंड नहीं करेंगे, किसके लिए, तो उसके लिए बात हो रही है। इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर कनेक्शन सब्जेक्टेड, मतलब ऐसा कनेक्शन ऐसी जगह पर यूज नहीं करेंगे। नॉट रिकमेंडेड फॉर, क्या लिखा है, इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर द कनेक्शन, कौन सा कनेक्शन, जो कि सब्जेक्टेड होगा, विच इज सब्जेक्टेड टू, वो कनेक्शन विच इज सब्जेक्टेड टू व्हाट, लोड, जहां पर एक सडन लोड आ रहा होगा, बार बार सडन लोड आने की कहानी है, या कहीं पर वाइब्रेशन आ रहा होगा, सडन लोड इम्पैक्ट लोड, या वाइब्रेशन होगा, वहां पर नहीं लगाना है भाई, इसको टूट जाएगा, इसकी बस का नहीं है, वाइब्रेशन होगा। या दोस्तों दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि होगा हमारा फटीग, जो कि होगा फटीग। तो कहने का मतलब है ऑर्डिनरी बोर्ड से रिलेटेड जो हमारे थ्योरी वाला जो पोर्शन है वो इन्हीं में से कुछ पूछा जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। पहला पॉइंट ये पूछा जाएगा भाई तीनों बोर्ड में सबसे कम सस्ता कौन है, सबसे कम महंगा कौन है, ऐसा बोल सकते हैं, मतलब सबसे चीप कौन है, सबसे लेस एक्सपेंसिव हो गया ऑर्डिनरी बोर्ड, ब्लैक बोर्ड और अनफिनिश बोर्ड। और यूज फॉर द लाइट स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू स्टैटिक लोड, ठीक है, स्टैटिक मतलब स्टेबल लोड, ऐसा नहीं कि बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं कि आपका अचानक से आ रहा है, ऐसा नहीं कि आपका कोई फटीग आ रहा है, फटीग का मतलब आप जानते हैं, बताएंगे अभी आपके। यूज फॉर द सेकेंडरी मेंबर लाइक, प्राइमरी मेंबर नहीं, सेकेंडरी मेंबर लाइक द पर्लिन्स और ब्रेसिंग। इट इज यूज्ड, इट इज नॉट रिकमेंडेड। प्राइमरी कैसे कह सकते हैं आप, जैसे कि कोई बहुत बड़ा कॉलम है, जैसे हम कनेक्शन पढ़ रहे थे, शुरू में आपने सब सेक्शन पढ़े थे, तो वहां पर स्टील के बड़े बड़े जो गर्डर होते हैं या बीम होते हैं, तो वो मेन प्राइमरी मेंबर में आते हैं, तो उनको कनेक्ट करने के लिए जो कनेक्शन आप यूज करोगे, ब्रेसिंग हो गया जैसे उनको बांधने के लिए, या जैसे कि पर्लिन्स हो गए, बार्स हो गए, तो उनको सेकेंडरी में आते हैं। इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर द कनेक्शन सब्जेक्टेड टू इम्पैक्ट लोड, कहीं पर अगर आपका इम्पैक्ट लोड आ रहा है, हैवी लोड, तो वहां के लिए यूज नहीं करेंगे। कहीं पर वाइब्रेशन आ रहा है बहुत ज्यादा, उसके लिए यूज नहीं करेंगे। फटीग, रिपीटिशन ऑफ साइक्लिक लोड, ध्यान रखेंगे, तो उस जगह पर भी आप यूज नहीं कर सकते, फटीग फेलियर हो जाएगा तो कोई नहीं कहेगा। ये थे दोस्तों ऑर्डिनरी बोर्ड, लेकिन कहानी खत्म नहीं होती है यहाँ पर, इससे जुड़ा हुआ सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अब आते हैं। ये तो चलो ठीक है, पूछा ही जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए इससे क्वेश्चन क्या आता है इसको देखना दोस्तों। इससे जो क्वेश्चन आता है ध्यान से देखना, क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इससे क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन जो आएगा इससे दोस्तों, वो आएगा, अब बोल्ट जो आपके अवेलेबल होते हैं, ये जो ऑर्डिनरी बोल्ट हैं वो अवेलेबल कैसे होंगे, कहाँ से कहाँ तक होंगे, उसके बारे में आते हैं। देखिएगा, बोल्ट आर अवेलेबल, तो आपके ये ऑर्डिनरी बोल्ट है, नॉर्मल जो बोल्ट है, बोल्ट आर अवेलेबल, ये जो बोल्ट है आपके अवेलेबल कैसे होते हैं और कितने होते हैं और कैसे होंगे, तो आपका उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं। तो आपके ये 5 mm से 36 mm तक दुकान में अवेलेबल होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। नॉमिनल डायमीटर आप उसी को कहते हैं, जैसे आप रिबेट में पढ़ते हैं, जैसे आप बार पढ़ते हैं, सरिया, तो जिस बार में आपका जो नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, जैसे कि 20 mm का बार है, 8 mm का बार है, 10 mm का बार है, 12 mm का बार है, 16 mm का बार है, अब दुकान में जाओगे भैया, बोलोगे भैया 11 mm का बार दे दो, तो थपड़ा के भाई देगा तुम्हें कि क्या भाई 11 mm का बार कहाँ से बना है, भले स्पेशल ऑर्डर पर जबरदस्ती आप चाह रहे हैं तो बना देगा वो,
लेकिन अवेलेबल नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, अवेलेबिलिटी नहीं होगी। तो कहने का मतलब नॉमिनल डाया आप उस डाया को कहते हैं, कभी भी ध्यान रखिएगा, जो मार्केट में इजिली अवेलेबल हो जाए। इसी तरीके से बोल्ट जो आपके अवेलेबल होते हैं, ऑर्डिनरी बोल्ट, तो आप कहेंगे ऑर्डिनरी बोल्ट जो अवेलेबल होते हैं, बोल्ट्स आर अवेलेबल इन इन 5 mm। ध्यान रखिएगा पहला क्वेश्चन यहाँ से जुड़ रहा है, पहला क्वेश्चन यहाँ से जुड़ रहा है दोस्तों। बोल्ट आर अवेलेबल इन 5 mm से लेकर दोस्तों 36 mm तक, 5 mm से लेकर 36 mm तक आपके अवेलेबल होते हैं। बात को ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब है 5 mm हो सकता है, 10 mm हो सकता है, 12 mm हो सकता है, 20 mm हो सकता है, 16 mm हो सकता है, 18 mm हो सकता है तरीके से। तो 5 से 36 के अंडर में होगा दोस्तों। इसके अलावा आपको याद भी नहीं करना है कौन कौन से होता है, ठीक है, इस तरीके से चलता है। और ये जो 5 और 36 mm है, ये क्या है? अरे भाई ये लिखा है 5 और 36 mm, ये क्या है? एक्चुअली में डायमीटर है। 5 mm to 36 mm इन डायमीटर। अगर आपसे बोला जाए कि कितने डायमीटर के बोल्ट आपके अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 5 से 36 mm तक के डायमीटर के बोल्ट अवेलेबल हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि आपके 5 mm से लेकर 36 mm तक के डायमीटर के बोल्ट अवेलेबल हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह है, इनको डेजिग्नेटेड कैसे किया जाएगा? बोल्ट आर डेजिग्नेटेड एज, इनको लिखने का तरीका क्या है? बोल्ट आर डेजिग्नेटेड एज, डेजिग्नेटेड एज। कहने का मतलब है कैसे इनको डेजिग्नेटेड किया जाएगा। जैसे कि आपको याद होगा जब मैं आपको सेक्शन पढ़ा रहा था, जैसे मैं आपको आई सेक्शन पढ़ा रहा था, आई सेक्शन में मैं कुछ ऐसा लिख रहा था, ISMB ऐसा लिख रहा था, मान लेते हैं ISMB 200 एट द रेट 93.5 किलो 93.5 न्यूटन पर मीटर सेंटर टू सेंटर। ये लिख रहा था मैं, कुछ ऐसा कुछ लिख रहा था मैं, है ना, लिख रहा था मैं। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था जो आई सेक्शन था आपका, रोड स्टील आई सेक्शन था, वो 200 mm का तो इसका डेप्थ था, ये 200 क्या था इसका डेप्थ था, ओवरऑल डेप्थ। ये वाला जो था डेप्थ को डिफाइन कर रहा था। और ये जो 93.5 था, ये क्या चीज था? ये क्या था दोस्तों? ये तुम्हारा, ये क्या डिफाइन कर रहा था? 1 मीटर की दूरी पर, कहने का मतलब 1 मीटर की जो ये 1 मीटर की जो दूरी है, 1 मीटर पर इसका जो वेट होगा पर मीटर पे का है ना, तो वो वेट होगा उसका 93.5। तो ये वेट को डिफाइन कर रहा था। कहने का मतलब इसी तरीके से हम डिजेग्नेटेड जब हम करते हैं वोल्ट को, तो कुछ इस तरीके से करते हैं। जैसे मैं कहूँ M5 का वोल्ट, वो क्या डिफाइन कर रहा है? अरे M5 का वोल्ट, कहने का मतलब डेजिग्नेटेड एज। कैसे डिफाइन करते हैं इसको? ऐसे लिखते हैं M5 टू M36, ऐसा लिखा जाता है। तो भाई समझदार जो व्यक्ति होगा वो समझ आएगा, समझदार जो व्यक्ति होगा वो समझ आएगा। कहने का मतलब गुरुजी ने जो लिखा है, एम का मतलब यहाँ पर बोर्ड का टाइप है। कई कई लोगों के दिमाग में ऐसा आ जाएगा ना कि भाई ये कहीं कॉन्क्रीट ग्रेड ने तो लिख दिया, कॉन्क्रीट ग्रेड तो नहीं लिख दिया भाई, आगे से बोल्ट लिखा होगा ना, बोल्ट ग्रेड M5 टू M36। इसका मतलब ये होगा कि भैया जैसे कंक्रीट में होता है, जैसे मैं आपको बताऊं कंक्रीट में, बताइए M10 है तो 1:3:6, लेकिन यहाँ पर M15 का मतलब, ये M5 का मतलब क्या होगा कि उसका डायमीटर है, वो डायमीटर डिफाइन करेगा। समझ रहे हो बात? क्लियर है यहाँ तक? बोल्ट्स ऑफ प्रॉपर्टी क्लास। अब देखिएगा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोल्ट्स ऑफ प्रॉपर्टीज क्लास। कहने का मतलब है जो बोल्ट की प्रॉपर्टी जो क्लासेज होती हैं, प्रॉपर्टीज को जो डिफाइन करने के लिए जो क्लासेज होती हैं, बोल्ट ऑफ प्रॉपर्टी क्लास वो कैसे होती है उसके बारे में आता है। तो क्लास का मतलब होता है 4.6 ग्रेड का क्लास, क्लास 4.6। ये जैसे आपसे बोला जाए बोल्ट है भाई और वो 4.6 ग्रेड का बोल्ट है, अब इसका मतलब कई लोगों को पता ही नहीं है कि क्या है ये। अगर आपसे बोला जाए कि बोल्ट का प्रॉपर्टी पर बेस्ड है ये क्लास जो है, जैसे आपसे बोला जाए कि ग्रेड 4.6 का बोल्ट है, आपसे बोला जाए कि ग्रेड 4.6 का क्या है, बोल्ट है, 4.6 का बोल्ट है। जैसे आपसे बोला जाए 4.6 का बोल्ट है, क्या करोगे फिर? ठीक है, क्या करोगे उस दौरान? बोल्ट ऑफ प्रॉपर्टी क्लास 4.6 ग्रेड 4.6 है, तो क्या लिखोगे? इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं। और ये जो बात आपको आज बता रहा हूं, इससे
आपका डीएमआरसी के एग्जाम में, यूके एसएस यूके जो आपका जेई का एग्जाम आता है, यूके एई का एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान जेई का एक बार एग्जाम आता है, वहां पूछा गया है। एसएससी में एक बार में पूछा गया है। तो कई सारे एग्जाम में आपको गिना दूंगा जहां जहां ये चीज, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब आपसे बात होती है ग्रेड 4.6 का, तो इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, यहीं से आपको समझा देता हूँ। इसका मीनिंग होता है, यहाँ पर जब ये जो 4 है, इस 4 का मल्टीप्लाई करना है आपको 100 से, इस 4 का मल्टीप्लाई करना है दोस्तों यहाँ पर 100 से, और जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ये आ जाता है आपका 400। ये अपने अपने अनुसार करना है आपको 400, और ये 400 एमपी आ जाएगा, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आ जाएगा। ये 400 क्या आया इसका, ये 400 क्या आया, ये 400 आया दोस्तों इसका एफ यू बी आया, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। और यही 400 को दोस्तों जब आप मल्टीप्लाई करते हो, यही 400 को जब ये इसको तो आपने डायरेक्टली क्या कर दिया 100 से मल्टीप्लाई, और ये बचा हुआ जो 4.46 है, मतलब बचा हुआ 0.6 है, इस 0.6 का मल्टीप्लाई आपने क्या कर दिया, इस बचे हुए 0.6 का मल्टीप्लाई आपने किससे कर दिया, जो 400 आया था आपका। कहने का मतलब है 0.6 के साथ इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो बस ये बनेगा आपका 240 एमपीए। और ये दोस्तों जानते हो क्या बनेगा, बात जानते हो कि क्या बनेगा, 240 जो एमपीए है, ये आपका यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट बनेगा। बोल्ट की स्ट्रेंथ निकालने, कहने का मतलब है एक एफ यू बी बना और एक आपका एफ आई बना। कहने का मतलब है एफ यू बी जो है आपका क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट है, मतलब सॉरी अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट है। और दोस्तों जब हम बात करते हैं एफ वाई बी की, ये होता है यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। अब देखिएगा ये तरीका क्या है और कैसा है, क्यों है ऐसा, समझते हैं आप। अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, और एक है यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। देखिए हमने कभी भी स्टील, भाई बना तो स्टील का ही है ना, ये बोल्ट भी स्टील ही का है, तो स्टील का आपने पढ़ा होगा, ये बनता है माइल्ड स्टील का जनरल स्ट्रक्चर, स्टील हम बना रहे हैं। तो दोस्तों हमने कई बार आपको बता दिया है कि होता क्या है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर, तो ये आपका फेलियर पॉइंट है, ध्यान से देखना, ये फेलियर पॉइंट है। यहाँ पर क्या है, अल्टीमेट पॉइंट है, और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, इधर जाके इधर आपका रीडिंग पॉइंट होगा। मुझे बताओ कि ज्यादा अल्टीमेट वाला पर है स्ट्रेंथ, यहाँ पर इतनी खींचने के लिए इतनी स्ट्रेंथ लगाई होगी ना इसने, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, स्ट्रेंथ तो कम है, देख पा रहे हैं आप। यही तो वजह है, देखिएगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ निकालने का जो 400 है वो ज्यादा, यील्ड स्ट्रेंथ क्या है कम 240। तो ये एक अंदाजा है कि हाँ कैसे निकालना है। तो ये है तरीका, कहने का मतलब है ग्रेड आपको बोर्ड को डिफाइन करने के लिए, या बोर्ड को जो डेजिग्नेटेड है या ग्रेड है उसको डिफाइन करने का तरीका मालूम हो गया है। आपको अगर बोला जाए कि ग्रेड 4.6 का बोर्ड है क्लास प्रॉपर्टी के हिसाब से, अगर बोला जाए या अगर ऐसा बोला जाए कोई दिक्कत नहीं, ये तो आपको पता है कि M5 और M36 के अंदर कोई भी दिया जाए, जैसे M18 दिया जाए, इसका मतलब वो 18 mm का डायमीटर का बोल्ट है, उसका जो सैंक डायमीटर है वो 18 mm है, ये पता लग गया आपको, समझ के बात को, समझ रहे बात को, कोई समझ से यहाँ तक। हम्म, तो 4 × 100 आपने किया तो 400 मिला आपको, और जब आपने एफ वाई बी निकाला यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, तो 0.6 का ही मल्टीप्लाई किया 400 से, और वहीं से मिल गया आपको 240 एमपीए का, जो कि आपका यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट कहलाया, कहलाया यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। समझ रहे बात को, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से दोस्तों काम करना है आपको, इस तरीके से काम करना है दोस्तों, ठीक है, दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो चलिए, कोई क्वेश्चन आया जी, कल के मत लेना, ठीक है, ओके जी। तो यहाँ पर आज का जो सभा है
को यहीं पे रखता हूँ मैं इसको, ऑर्डिनरी बोर्ड और ब्लैक बोर्ड अनफिनिश बोर्ड पे रखता हूँ। इसकी प्रॉपर्टी हमने जानी। आज का जो क्लास है मेरा यहीं पर रहा है। बोर्ड कनेक्शन को हमने स्टार्ट किया है। टेम्परेरी है जिसको टाइटन भी किया जा सकता है, रिलीज भी किया जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो हमारा शैंक एरिया है, शैंक एरिया है ना, वो आपको बता दिया है कितना लेना है। बैठो ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई ये वाला, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी हम आगे। उसके बाद बोल्टेड कनेक्शन में हमने देखा कि 3 तरह के बोल्ट हैं। ऑर्डिनरी बोर्ड की प्रॉपर्टी हमने जाना है और उसके बाद हमने ये बात जानी कि डायमीटर डेजिग्नेट कैसे करते हैं। और अगर आपको क्लास दिया जाए 4.6, 4 का मत यहाँ से आप क्या करते हैं 400 MP आ जाएगा FUB अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड। और यहाँ पर अलग ग्रेड भी दिया जा सकता है आपको, बस तरीका पता होना चाहिए कि अगर आपको 8.6 दे दिया जाए, 4.6 दे दिया जाए तो तरीका पता हो जाएगा कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड कैसे निकालते हैं और यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड कैसे निकालते हैं, वो तरीका मैंने बता दिया। तो आज के एपिसोड को यहीं पर रखते हैं। अगला एपिसोड जो होगा हल्का सा नॉलेज आपको दूंगा सेकंड टाइप वाले पे। सेकंड टाइप मतलब ये वाला आ गया, ये टर्न बोर्ड। और इसका तीसरा टाइप इसके बारे में समझाऊंगा। और उसके बाद पूरा का पूरा जो IS कोडल रिकमेंडेशन है बोर्ड के लिए, बोर्डेड कनेक्शन के लिए, तो उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए आज के सबक को यहीं पर करते हैं समाप्त। थैंक यू वेरी मच।